हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट के कुछ अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले टॉपिक आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जिस तरह से हमने पहली यूनिट में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस पढ़े थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस निकाली थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक वैसे ही सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हम देखेंगे। ये टॉपिक्स आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखे होंगे। देखिए, मान लीजिए कुछ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास में और उनको हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। जब भी हम डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और ये बैटरी इस कॉम्बिनेशन पर B पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होती है। मान लीजिए इस बैटरी से यहाँ से I करंट ड्रॉ हो रही है, तो ये I करंट R1 में भी होगी, R2 में भी होगी और R3 में भी होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हैं उनमें सभी में करंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सभी रेजिस्टेंसेस में ड्रॉप्स अलग अलग होंगे। ओम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं V = IR। चूंकि ये रेजिस्टेंस R1 है तो ये रेजिस्टेंस IR1 का ड्रॉप करेगा, ये रेजिस्टेंस IR2 का ड्रॉप करेगा और ये रेजिस्टेंस IR3 का ड्रॉप करेगी। इसको मैं कह देता हूँ, मान लीजिए यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है वो V1, यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है V2 और यहाँ जो ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस V1, या कहें इस रेजिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया V1। टोटल ड्रॉप B है इस, और टोटल ड्रॉप में से B1 इसने ड्रॉप किया, B2 इसने और B3 इसने, तो क्या हो जाएगा भाई टोटल ड्रॉप B = V1 + B2 + V3। यहाँ हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, इन कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस है वो सारी की सारी रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर जो ये मैंने इस तरह का सिंबल बनाया हुआ है बस वही है रेजिस्टेंस। कनेक्टिंग वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि प्रैक्टिकली जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस रहती है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B1 की जगह IR1, B2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3 लगा देंगे। ठीक, अब जरा आप देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसी रेजिस्टेंस से है कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक अकेली रेजिस्टेंस लगा दी जाए और वो रेजिस्टेंस उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस से उतनी ही करंट ड्रॉ कर ले जितनी वो तीनों मिलकर कर रहे थे, तो ऐसी रेजिस्टेंस को उन सभी रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए, अगर सभी रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक अकेली रेजिस्टेंस लगाई जाए और इस तरह से लगाई जाए कि जितनी करंट वो सारे रेजिस्टेंसेस मिलकर के बैटरी से ड्रॉ कर रहे थे उतनी ही करंट वो अकेली रेजिस्टेंस उसी बैटरी से ड्रॉ कर ले,
तो ऐसी रेजिस्टेंस को उन सभी रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। मान लीजिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आर एस, एस इसलिए लगा दिए क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो मैं आर एस के लिए भी ओम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, और आर एस के लिए जब ओम्स लॉ अप्लाई करूँगा, बी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है, आई करंट ड्रॉ हो रही है, आर एस रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर एस, आई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो जितनी भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी। इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी भी रेजिस्टेंसेस होंगी वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट होंगी। सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक बैटरी है और इस बैटरी के ये दो टर्मिनल्स निकले, इन दोनों के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितनी भी रेजिस्टेंस लगाऊं मैं सब इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर, तो ऐसी सारी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कहा जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, पहली रेजिस्टेंस R1, दूसरी रेजिस्टेंस R2 और तीसरी रेजिस्टेंस R3, और भी हो सकती है, उन्हीं पॉइंट से जोड़ते चले जाइए जितनी भी रेजिस्टेंसेस, तो ऐसी सारी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कहा जाएगा। मान लीजिए इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस B है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये बैटरी से I करंट ड्रॉ कर, जब ये करंट इस पॉइंट पर पहुंचती है तो ये करंट अलग अलग रेजिस्टेंसेस में डिवाइड कर जाती है। मान लीजिए R1 में ये करंट गई I1, R2 में ये करंट गई I2 और R3 में ये करंट गई I3, और ये तीनों यहाँ पर फिर इकट्ठी हो गई और I करंट इस तरह से सर्किट पे फ्लो। लेकिन अगर आप इस जंक्शन पर देखें तो जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जानी भी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। जितना चार्ज आएगा यूनिट टाइम में उतना ही चार्ज जंक्शन को लीव भी करना चाहिए। तो होगा क्या, I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर हम अलग अलग रेजिस्टेंसेस के लिए ओम्स लॉ लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर हम पहली रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाएं तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस B है और रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 की जगह हम लिख देंगे V अपॉन R1। सिमिलरली I2 की जगह लिख देंगे V अपॉन R2 और I3 की जगह लिख देंगे V अपॉन R3। ये टोटल करंट हो जाएगी। फिर वही बात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटाएं और एक ऐसी रेजिस्टेंस लगा दें जो बैटरी से उतनी ही करंट ड्रॉ कर ले जितनी ये तीनों मिलकर के कर रहे थे। तो ऐसी रेजिस्टेंस को हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक अकेली रेजिस्टेंस लगा दी और इसको बोल दिया RP, P इसलिए पैरेलल में इक्विवेलेंट। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP बनाई, इसके लिए ओम्स लॉ लगा दो, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या, V अपॉन RP, V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं। अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखें तो इससे एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है।
हमारे घर में जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे होते हैं, वो सारे के सारे पैरेलल में लगे होते हैं, सीरीज में नहीं लगे होते। तो पैरेलल में लगने की एक वजह है। क्या वजह है? हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हुए आए हैं, एक बार जरा आप फिर समझ लीजिए। अगर हम जो भी कंपोनेंट्स हमारे घर में हैं, बल्ब है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, और भी तमाम चीज़ें हो सकती है घर में अलग अलग, और उन सभी को मैं सीरीज़ में जोड़ दूँ। भाई अप्लायंस है तो उसकी कोई रेजिस्टेंस भी होगी, और इन सब को सीरीज़ में जोड़ दिया और सप्लाई से जोड़ दिया, सप्लाई से जोड़ दिया, ये मेंस होगा। क्या आप इन सभी अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच नहीं दे सकते, आपको सीधे केवल एक मेन स्विच ही दे सकते हो आप यहाँ पर। अगर इस मेन स्विच को ऑन किया तो सब ऑन हो जाएंगे, बल्ब भी जल जाएगा, फैन भी चल जाएगा, हीटर भी चल जाएगा, मिक्सी भी चल, जो जो चीज़ें जुड़ी होंगी वो सब जल जाएंगी। अब मान लीजिए घर में 4 कमरे हैं, चारों के पंखे चलना शुरू, चारों की लाइट चलना शुरू। हमें तो ज़रूरत हो सकता है सभी की एक बार में नहीं पड़ती है। और दूसरी एक दिक्कत और है कि सीरीज़ में ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये अलग अलग रेजिस्टेंसेस में डिवाइड कर जाता है। किसी को 10 वोल्ट मिलेगा, किसी को 20 वोल्ट मिलेगा, किसी को 50 वोल्ट मिलेगा। सभी एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम रेजिस्टेंसेस को या डिफरेंट अप्लायंसेस को पैरेलल में जोड़ते हैं। अब पैरेलल में जोड़ने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम सभी अप्लायंस के लिए एक अलग अलग स्विच दे सकते हैं, अलग अलग स्विच दे सकते हैं। ठीक है, हमें बल्ब ऑन करना है, इस स्विच को ऑन कर दीजिए। अगर हमें फैन ऑन करना है तो उसका स्विच ऑन कर दीजिए। सबके लिए अलग अलग स्विच। और दूसरी चीज़, जितने भी अप्लायंस हैं वो सारे, जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में बच्चों के, वो देखते हैं घरों में कि भाई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 220 वोल्ट पर कनेक्ट हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सभी अप्लायंसेस के अक्रॉस सेम रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि घर में अगर हमने प्रेस चलाना शुरू की तो वोल्टेज देखते हैं थोड़ा कम हो गया, होता है ना, या थोड़ा और लोड बढ़ा दिया तो वोल्टेज कम हो जाता है घर में। घर में लोगों के ज़्यादातर घरों में स्टेबलाइज़र होते हैं, स्टेबलाइज़र में एक वोल्ट मीटर होता है। आप उस वोल्ट मीटर पे नज़र डालिए। आजकल तो डिजिटल वोल्ट मीटर भी आते हैं। आप उस डिजिटल वोल्ट मीटर पे नज़र डालिए, घर के सारे स्विचेस ऑफ कर दीजिए। घर के सारे स्विचेस ऑफ करेंगे तो देखेंगे जो डिजिटल वोल्ट मीटर है उसमें जो रीडिंग आ रही होगी वो मैक्सिमम होगी। फिर आप किसी एक रूम का फ़ैन ऑन करिए, देखेंगे वो वैल्यू थोड़ी सी गिर गई। फिर दूसरे रूम का फ़ैन ऑन करिए, देखेंगे थोड़ी सी 1-2 वोल्ट और गिर गई। फिर थोड़ा ज़्यादा लोड, आप प्रेस वगैरह या गीज़र खोल दीजिए, ठीक, जो ज़्यादा लोड लेते हो आप उसको खोल दीजिए, आप देखेंगे एकदम और ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप किया। तो भाई पैरेलल में जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो ये ड्रॉप कहाँ से हो रहा है, ये कम क्यों हो रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। और अगर ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया तो जो मैं अगला टॉपिक आपको EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझाऊंगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, हमने यहाँ जो सर्किट बनाया हुआ है इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हमने यहाँ कंसीडर की, जबकि प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर्स में भी कुछ ना कुछ होता है। ठीक, मान लीजिए ये हमारे घर की डिफरेंट लाइंस हैं, ये बल्ब की लाइन है, ये फैन की लाइन है, ये और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की लाइन है, और इन सभी से ये एक मेन लाइन आ रही है, ये मेन लाइन। ठीक,
और ये हमारा मेन स्विच। हमने मेन स्विच ऑन कर दिया, हमारे घर में सप्लाई आ गई। ठीक, देखिए जैसे ही हम कोई एक स्विच ऑन करते हैं, एक स्विच ऑन किया, वैसे ही इस रेजिस्टेंस में सप्लाई से कुछ करंट ड्रॉ होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब भी कोई करंट किसी रेजिस्टेंस से होकर गुजरती है तो वो उस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कर देती है। क्योंकि इस कनेक्टिंग वायर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो जब करंट ड्रॉ हुई तो वो करंट इस कनेक्टिंग वायर में भी आएगी। तो इस कनेक्टिंग वायर को हम उस केबल्स को कह सकते हैं जो पोल से हमारे घर तक आ रही है, जो मेन लाइन है। उस मेन लाइन में ड्रॉप पड़ गया। मान लीजिए 5 वोल्ट का ड्रॉप उस मेन लाइन में हो गया। सप्लाई टोटल 220 वोल्ट की थी, लेकिन 5 वोल्ट तो मेन लाइन में ड्रॉप हो गया, तो घर में तो 215 वोल्ट ही मिलेगा। अब इसमें जो ये ड्रॉप हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है करंट पर। जितनी ज़्यादा करंट इसमें आएगी इस मेन लाइन में, उतना ही ज़्यादा ड्रॉप बढ़ जाएगा। और करंट इस बात पर डिपेंड करती है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी करंट उतनी कम होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितनी कम होगी करंट उतनी ज़्यादा होगी। अगर एक स्विच को और ऑन कर दिया, एक स्विच को और ऑन कर देने से अब ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ गए। और हमें पता है, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होती हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुई, सप्लाई तो 220 वोल्ट की ही है, तो क्या होगा, I = V/R। V उतना ही है, R कम हो गया, I बढ़ गया, करंट बढ़ गया, मेन लाइन में करंट बढ़ गई। और जब मेन लाइन में करंट बढ़ी तो मेन लाइन में ड्रॉप बढ़ गया। अब मेन लाइन में ड्रॉप बढ़ा तो रिजल्टेंट सप्लाई हमारी और कम हो गई। तो यही वजह है जैसे जैसे हम घर में स्विचेस ऑन करते चले जाते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है, सप्लाई से ड्रॉ होने वाली करंट बढ़ती चली जाती है, जिससे मेन लाइन में ड्रॉप बढ़ता चला जाता है। और जो हमारे घर में एक्चुअल या किसी अप्लायंस के अक्रॉस जो हमें एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देता है वो पोल से आने वाली सप्लाई से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेन लाइन ने ड्रॉप कर दिया। इसी बात को हम समझते हैं अब अगले टॉपिक में। टॉपिक आता है EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसी बात से ही इस टॉपिक को रिलेट करूंगा। जरा आप देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए इन टॉपिक्स को आप। 3 चीज़ें हैं EMF। सबसे पहले हम समझते हैं EMF, शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है EMF? हमारे पास कोई एक बैटरी, इस बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है और इस बैटरी में एक नेगेटिव टर्मिनल। आपने देखा होगा बैटरी पे लिखा होता है किसी पे 6 वोल्ट, किसी पे 12 वोल्ट, किसी पे 2 वोल्ट। ये क्या है? ये इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। कब? जब इस बैटरी से हमने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की, तब है। वास्तव में जब किसी बैटरी से हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, उस कंडीशन में बैटरी के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही सेल का EMF होता है। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इस बैटरी के टर्मिनल पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ये स्विच है, स्विच को ऑन किया। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं इस बैटरी से करंट ड्रॉ होनी स्टार्ट होती है। तो वो करंट जब ड्रॉ होनी स्टार्ट होती है तो सेल के बाहर तो ये बल्ब के एलिमेंट के थ्रू गई,
लेकिन सेल के अंदर भी ये करंट फ्लो कर रही है, और वो करंट फ्लो कर रही है इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो जब करंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू होकर गुजरती है तो वो सॉल्यूशन भी करंट को रेजिस्ट करता है। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल आर से। और जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस से होकर गुजरती है तो उसमें ड्रॉप करती है। ठीक है, मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी थी और इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ये जो बल्ब हमने लगाया, मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो इस पूरे क्लोज सर्किट की रेजिस्टेंस 5 + 1 दैट इज 6 ओम, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम हो गई। और 6 वोल्ट की ही बैटरी है, तो करंट कितनी ड्रॉ होगी भाई? टोटल जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का 6 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम, 1 एम्पियर की करंट ड्रॉ हुई। तो 1 एम्पियर की करंट ड्रॉ हुई, तो 1 एम्पियर 5 ओम में गया तो बल्ब के अक्रॉस कितना ड्रॉप करेगा? 5 वोल्ट। और 1 वोल्ट किस में ड्रॉप हो जाएगा? ये 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब आप जरा देखिए हुआ क्या। मान लीजिए अगर एक वोल्ट मीटर बैटरी के टर्मिनल पर हमने लगाया होता, अब क्या होता? और ये स्विच ऑफ होता, ओपन होता। स्विच ऑफ होने का मतलब है कि बल्ब ने बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं की, और जब बल्ब ने बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं की तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं आई। और जब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट नहीं आएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप भी नहीं होगा। तो ये जो वोल्टमीटर हमने लगाया हुआ है, ये कितना वोल्ट रीड करेगा? ये उतना ही रीड करेगा जितना इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में लिखा हुआ था। इस बैटरी पर 6 वोल्ट लिखा हुआ, 6 वोल्ट ही यहाँ पर शो कर देगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही सर्किट क्लोज हुआ, बैटरी से आई करंट ड्रॉ होनी स्टार्ट हुई। मैंने यहाँ पर 1 एम्पियर दिखाया हुआ है। वो करंट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में भी होकर गई, इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप आ गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप आ गया, अब यहाँ पर कितना दिखाई देगा? कुछ तो थोड़ा सा वोल्टेज तो इंटरनल रेजिस्टेंस ने ख़त्म कर दिया, तो जो बचेगा वो दिखाई देगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 6 वोल्ट की बैटरी थी, 5 ओम बल्ब की रेजिस्टेंस थी, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम चली, तो 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया ये। तो जब स्विच ऑफ है तो ये दिखाएगी 6 वोल्ट, और स्विच को ऑन कर दिया तो ये कितना दिखाएगी? 5 वोल्ट। 1 वोल्ट कहाँ गया? सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया। बात समझ में आ रही है? इस 6 वोल्ट को हम कह रहे हैं EMF ऑफ द सेल। इस 5 वोल्ट को कह रहे हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। और जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट करंट को रेजिस्ट कर रहा है उसको हम कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। डेफिनेशन समझ लीजिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, क्या डेफिनेशन बनी? द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the cell when no current is drawn from the cell is called EMF of the cell। यानी जब सेल के टर्मिनल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, उस केस में टर्मिनल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल का EMF होता है। दूसरी डेफिनेशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब हम किसी सेल से कोई करंट ड्रॉ करते हैं उस समय जो भी पोटेंशियल डिफरेंस शो होता है सेल के टर्मिनल्स पर, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो करंट को रेजिस्ट करता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। जरा इन तीनों के नोटेशंस देख लेते हैं। ईएमएफ को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ई से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे वी से, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। हालांकि बाहर जो हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर सेल के अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल ई ईएमएफ है और वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। इनमें जरा एक रिलेशन भी देख सकते हैं। देखिए ईएमएफ की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है। मैंने जो ईएमएफ की डेफिनेशन बताई है वो बताइए कि जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते हैं तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। एक और डेफिनेशन भी देखिए, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, इसकी यूनिट न्यूटन नहीं है, ये भी इसकी यूनिट वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसी यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने पिछली यूनिट में पढ़ी थी। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ तक ले जाने में जो भी वर्क हुआ है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि 5 वोल्ट है यहाँ पर। लेकिन अगर हम ईएमएफ की डेफिनेशन दें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में एज वेल एज इंटरनल सर्किट में भी घुमाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में केवल एक्सटर्नल सर्किट की वर्क डन की बात होती है, जबकि ईएमएफ में टोटल वर्क डन की बात होती है एक्सटर्नल सर्किट में भी और इंटरनल सर्किट में भी। तो इस बेस पर भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इस तरह से भी डेफिनेशन ईएमएफ की दी जा सकती है। अब जरा इन तीनों में एक रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन अब यहाँ से बहुत आसानी से समझ में आएगा आपके। देखिए एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हम यहीं पर इस तरह से शो करते हैं। इसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है भाई, साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस है और एक की लगा दिया, ठीक, ये की के लगा। अब जरा देखिए, जब तक ये की ओपन है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ईएमएफ होगा सर, ठीक। क्यों? क्योंकि सेल से कोई करंट ही ड्रॉ नहीं होगी, तो अगर साहब वोल्ट मीटर ड्रॉ नहीं करेगा, उसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर को जनरली अभी हम आइडियल कंसीडर कर रहे हैं, और आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब कि एक तरीके से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। वोल्ट मीटर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्ट मीटर भी कुछ ना कुछ सेल से करंट ड्रॉ कर लेता है। फिलहाल अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वोल्ट मीटर आइडियल है और सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। अब जब की को हम ऑन करेंगे, क्लोज सर्किट बनेगा, सेल से करंट ड्रॉ होगी, सेल से करंट ड्रॉ होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी होके जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस में ये ड्रॉप करेगी। और जब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में ये ड्रॉप करेगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए हुआ क्या, करंट आई, इसको ऑन कर दिया, तो जो ईएमएफ है, एक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V जो कि इसके अक्रॉस आया, प्लस जो एक इसमें ड्रॉप हुआ आया, ये, ठीक है ना। तो ये ईएमएफ किसके इक्वल हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने बाहर सर्किट लगाया था उसके अक्रॉस और जो इंटरनल सर्किट में ड्रॉप हुआ, तो E इज इक्वल टू V प्लस आया। एक रिलेशन है ईएमएफ में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में और इंटरनल रेजिस्टेंस में। इसकी और बहुत सारी फॉर्म निकाली जा सकती है। V की जगह आप IR लगा सकते हैं, I कॉमन लेके I की वैल्यू आ सकती है भाई, E अपॉन
आर प्लस आर। और आप इस आई की वैल्यू को वापस इसमें पुट करके कुछ और रिलेशंस निकाल सकते हैं। ज़रा देखिए क्या आता है। E इज इक्वल टू वी प्लस आई की जगह मैंने पुट कर दिया E आर प्लस आर आर। अब यहाँ से आप स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। E ये वाली टर्म इधर जाएगी, V इज इक्वल टू E आर अपॉन आर प्लस आर। यहाँ से आप E कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस वी अपॉन E इज इक्वल टू E आर अपॉन, केवल सिंपल कैलकुलेशन है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप सॉल्व कर लें, ज़रा रेसिप्रोकल कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या हो जाएगा, E माइनस बी अपॉन E इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर। यहाँ से स्मॉल आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, आर अपॉन आर प्लस 1। ये आर से आर कैंसिल हो गया। हो सकता है थोड़ा लेंदी हो गया हो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। E अपॉन E माइनस वी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा आर अपॉन आर प्लस 1। तो यहाँ से वही आर अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन E माइनस वी माइनस 1। तो E माइनस E प्लस वी अपॉन E माइनस वी, E से E कैंसिल हो गया, आर अपॉन आर की वैल्यू आ गई। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना होगा, E माइनस वी अपॉन वी, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, आप कैसे भी इसको निकाल सकते हैं। मेन रिलेशन हमारा जो है वो है E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, बस इसको ध्यान रखना। इससे आप कोई भी फॉर्म निकाल सकते हैं। और ये रिलेशन कहाँ से आया, EMF है, इसका एक पार्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ, बचा हुआ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ। बस V की जगह IR लगाया, I कॉमन लेके I की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी, सॉल्व कर लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल बनता है। कैसे बनता है, एक सर्किट बनाया, सर्किट में की बनी हुई है, की को ओपन दिखाया और ये कहा कि भाई जब की ओपन है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग इतनी, ठीक है। फिर की को क्लोज कर दिया, रेजिस्टेंस की कोई कैपिटल आर की वैल्यू शो हो रही होगी, और जब की को क्लोज कर दिया तो भाई वोल्ट मीटर की रीडिंग इतनी। तो बताओ सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। आपने देखा कि जब की ओपन थी तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो EMF है। की को क्लोज कर दिया, जो रीडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, कैपिटल आर सर्किट में गिवन होगा, सॉल्व करिए, स्मॉल आर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। एक चीज और, ये जो रिलेशन हमने E इज इक्वल टू बी प्लस आई आर बनाया है, इससे कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। क्या मिलती है वो इंफॉर्मेशन, जरा आप देखिए। E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, जब तक सेल से करंट ड्रॉ नहीं होगी, इफ I इज इक्वल टू 0, तो जो EMF होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। हमने देखा ही था कि अगर सेल से करंट ड्रॉ नहीं होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल होगा, ठीक है ना। और अगर करंट की वैल्यू होगी, अगर सेल से करंट ड्रॉ हो रही है तो EMF की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगी। अगर सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं तब। इसका एक उल्टा केस भी हो सकता है। वो केस ये हो सकता है कि अगर हम किसी सेल से करंट ड्रॉ करने की बजाय उस सेल को किसी सोर्स से चार्ज करें। चार्ज करने का मतलब है हम सेल से करंट ले नहीं रहे हैं बल्कि सेल को करंट दे रहे हैं, यानी करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन इस समय रिवर्स है। तो फिर अब ऐसे केस में I की जगह -I यूज करते हैं और E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर होता है।
और V इज इक्वल टू E प्लस IR हो जाता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब कि जब सेल को चार्ज करते हैं, तो सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेल के EMF से भी ज़्यादा होती है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है क्या जिसमें सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से भी ज़्यादा हो? आप कहेंगे हाँ हो सकती है, जब सेल को किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया जा रहा हो। ठीक है, कुछ ग्राफ्स के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो E इज इक्वल टू B प्लस IR है, तो यहाँ से वही V इज इक्वल टू E माइनस IR है। ये जो EMF है ये सेल की अपनी प्रॉपर्टी है, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये उसकी वजह से E जनरेट हुआ है, ये किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ये E किसी सेल के लिए कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर हम EMF का वेरिएशन देखें किसी भी फैक्टर के साथ, चाहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ देखें, ठीक है, तो ये इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कांस्टेंट। ठीक, लेकिन अगर मैं E की जगह यहाँ V बना दूं और कैपिटल R के साथ उसका रिलेशन पूछूं, तो जरा इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कैपिटल R क्या है? ये रेजिस्टेंस है। कौन सी रेजिस्टेंस? जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई करी है। अगर ये रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब करंट इनफाइनाइट, करंट इनफाइनाइट का मतलब मैक्सिमम ड्रॉप, और सारा का सारा ड्रॉप किसमें? इंटरनल रेजिस्टेंस में। ये बात नहीं समझ में आई? ये सेल है और ये रेजिस्टेंस है और ये की है। हम की को ऑन करेंगे, सेल से करंट ड्रॉ होनी स्टार्ट होगी। जितनी ज़्यादा करंट ड्रॉ होगी उतना ही ज़्यादा ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस में होगा, और ये रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी करंट उतनी कम ड्रॉ होगी, करंट जितनी कम ड्रॉ होगी उतना ही कम ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस में होगा, तो उतनी ही ज़्यादा रीडिंग V की होगी। तो जब R की वैल्यू ज़्यादा होती है तब V की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप कम होता है। R की वैल्यू अगर कम होती चली जाएगी तो सेल से ड्रॉ होने वाली करंट बढ़ती चली जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा और V की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और जब R जीरो होगा तो सारा का सारा ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस में हो जाएगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे केस में ज़ीरो आएगा। और जब R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो B बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि R की वैल्यू बढ़ रही है, R की वैल्यू बढ़ रही है तो करंट कम हो रही है, करंट कम हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप कम हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप जब कम हो रहा है तो ये वैल्यू कम हो रही है, और जब ये वैल्यू कम हो रही है तो V की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि EMF में से कुछ कम वैल्यू अब सब्ट्रैक्ट होगी। तो क्या ये बढ़ती चली जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सेल का एक EMF है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से ज़्यादा नहीं हो सकती जब हम सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से, जैसे जैसे R इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा V हमारा EMF की तरफ अप्रोच करेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में MCQ में CBSE 2020 में पूछा गया। ये ग्राफ पूछा गया था V और R के बीच में। इस तरह से भी हमसे ग्राफ भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिए। हमने ये देख लिए कि घरों में हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे होते हैं, सीरीज़ में नहीं लगे होते हैं। और क्यों हम देखते हैं घर में कि ज़्यादा लोड खोलने से घर का जो स्टेबलाइजर का वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग कम हो जाती है। इस पर आप न्यूमेरिकल करेंगे, आपको और अच्छा समझ में आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने आज की वीडियो में देखे, इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक टॉपिक आप बुक में और देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप देखेंगे
कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, और जो इलेक्ट्रोड्स का एरिया है, कॉमन एरिया जो एक दूसरे को फेस कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप आज इसको इतना कब पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।